नमस्कार दोस्तों पिछले 48 घंटे में भारत की राजनीति ने ऐसी ऐसी हेडलाइंस दी हैं कि न्यूज और कॉमेडी के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। एक तरफ राम मंदिर पूरी तरीके से बन नहीं पाया, 200 करोड़ के कथित डोनेशन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी अयोध्या पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर राहुल गांधी को सिस्टम में कुछ कमियां दिखी तो उन्होंने मंच से पूरा फॉर्मेट ही बदलवा दिया। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी समिट में दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बैठक में व्यस्त थे, जहां भारत की विदेश नीति को लेकर कई बड़े संकेत सामने निकल कर आ रहे थे। तो आखिर देश की राजनीति, धर्म, कूटनीति में एक साथ क्या क्या पक रहा है? आप देख रहे हैं प्रिज्म लाइट, जहां शोर नहीं तस्वीर का पूरा फ्रेम दिखाते हैं। तो आइए ऑन करते हैं अपना प्रिज्म लेंस और देखते हैं अनफिल्टर्ड सारी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं नीट परीक्षा से जुड़ी खबर की, जिसने छात्रों के बीच फिर से चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाएं चल रही हैं, कहीं इस बार फिर से पेपर लीक जैसी कोई घटना तो नहीं हुई। हालात ऐसे हैं कि कई छात्र मजाक में पूछ रहे हैं पढ़ाई जारी रखें या फिर से किसी नई घोषणा का इंतजार करें। सच कहें तो पिछले कुछ वर्षों में नीट और पेपर लीक जैसा मुद्दा इतना चर्चा में रहा है कि यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि इंटरनेट पर ट्रेंड करने वाला विषय बन चुका है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग दिखाई देती है। पिछली घटनाओं के बाद सरकार और परीक्षा एजेंसियों के ऊपर काफी दबाव है कि किसी भी कीमत पर परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित किया जाए। इस बार जिम्मेदारी सिर्फ छात्र की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। अगर कोई बड़ी चूक होती है तो उसके राजनीतिक और प्रशासनिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही के कई महीनों में कई जगहों पर छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों की मुख्य मांग थी कि परीक्षा प्रणाली को ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद बनाया जाए। भले ही सभी मांगें पूरी ना हुई हों, लेकिन सिस्टम ने सुधार की कोशिशें जरूर दिखाई। इसी बीच एक और खबर सामने निकल कर आई। परीक्षा से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन कर दिया है। टेलीग्राम बैन करने वाले मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यह फैसला आधा सही और आधा गलत है। सरकार का यह तर्क है कि जब भी पेपर लीक या उससे जुड़ी कोई भी गतिविधि सामने आती है तो टेलीग्राम का नाम हर बार सामने आता है, इसलिए उस पर सख्ती दिखाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी एक प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई कर देने से समस्या पूरी खत्म हो जाएगी? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके गलत तरीके अपनाकर पेपर हासिल कर सकता है तो क्या वह दूसरा ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकता? अगर एक प्लेटफॉर्म बंद होगा तो दूसरा इस्तेमाल होगा, अगर एक रास्ता बंद हो जाएगा तो दूसरा खोज लिया जाएगा। इसलिए आलोचकों का कहना है कि असली समाधान प्लेटफॉर्म बंद करना नहीं बल्कि लीक होने की संभावना को खत्म करना है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। टेलीग्राम के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनका गलत इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी ग्रुप में पहले से एक पीडीएफ शेयर कर दी है, फिर परीक्षा के बाद उसी फाइल को अपडेट या बदल दिया जाएगा और बाहर से देखने में ऐसा लग सकता है कि वही फाइल कई दिन पहले शेयर की गई थी और परीक्षा का पेपर पहले से मौजूद था। ऐसे मामलों में असली और नकली दावों के बीच का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है शायद सरकार पेपर लीक ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी अफवाहों और विवादों को भी नियंत्रित करना चाहती है, क्योंकि इस समय परीक्षा एजेंसियों और सरकार दोनों पर पहले से ज्यादा दबाव है। पिछले विवादों के बाद अब कोई भी नई गलती सीधे जनता के गुस्सा का कारण बन सकती है। इसलिए सरकार ऐसे कदम भी उठा रही है जो दिखने में कड़े लगें और जनता तक यह संदेश दें कि इस बार सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। हालांकि टेलीग्राम की तरफ से भी जवाब आया है। उनका कहना है अगर कोई गलत काम करना चाहे तो वह दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जा सकता है। वो व्हाट्सएप हो सकता है, वो गूगल ड्राइव हो सकती है, या कोई और भी लिंक हो सकते हैं, या किसी और माध्यम से भी कर सकता है। केवल एक प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराना पूरी समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। और सच कहें तो इस बहस में दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष कहता है कि एहतियाती कदम जरूरी हैं, दूसरा पक्ष कहता है कि एहतियात तभी प्रभावी हो जब समस्या की जड़ पर हमला किया जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों में भी एग्जाम्स के दौरान डिजिटल टूल पर अस्थायी प्रतिबंध किए गए हैं। तर्क यह नहीं होता कि इससे चीटिंग पूरी तरीके से रुक जाएगी, तर्क यह होता है कि जोखिम को कितना कम किया जा सके। इसलिए सवाल सिर्फ टेलीग्राम पर नहीं, सवाल यह भी है कि क्या परीक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत बनाई जा सकती है कि भविष्य में किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उसे प्रभावित ना किया जा सके, क्योंकि आखिरकार परीक्षा की विश्वसनीयता किसी ऐप पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मजबूती पर तय होती है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्रों का भरोसा वापस जीता जाए और यह साबित किया जाए
कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जा सकती है। अब बात करते हैं उस इवेंट की जिसने पिछले दिनों में काफी अटेंशन खींची, और दिलचस्प बात यह है कि यह डिस्कशन का केंद्र कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे। राहुल गांधी मंच पर आया और शुरुआत में ही एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत का फोकस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, ना बीजेपी होगी, ना कांग्रेस होगी, ना इलेक्शन होगा और ना ही किसी तरीके की चुनावी बहस। उनका कहना था कि अगर देश के युवाओं की समस्या पर बात करनी है तो सबसे पहले कन्वर्सेशन को पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखना होगा। अब यहाँ यह बात कितनी सफल रही यह अलग चर्चा हो सकती है, क्योंकि भारत में कोई भी बड़ा नेता मंच पर आए और पॉलिटिक्स की चर्चा ना हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन कम से कम इवेंट का थीम यूथ इशू ही रखा गया। यही चीज इसे बाकी पॉलिटिकल गैदरिंग से अलग बनाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद थे। पूरे सेशन के दौरान फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर रहा। मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने नोटिस करवाया वह था प्रेजेंटेशन स्टाइल। पहले नेताओं के भाषण सिर्फ भाषण हुआ करते थे, वहीं यहाँ डाटा ड्रिवन प्रेजेंटेशन दिखा। स्क्रीन पर चार्ट्स दिखाए गए, ग्राफिक्स दिखाए गए, नंबर्स दिखाए गए और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई। नीट, यूपीएससी, जेई, रेलवे एग्जाम्स और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया। छात्रों को बताया गया कि लाखों उम्मीदवार हर साल इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन उपलब्ध सीटें बेहद सीमित होती हैं, यानी कंपटीशन लगातार कठिन होता जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कुछ बड़े आंकड़े भी सामने रखे गए। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इकोसिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि परिवारों द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि कई सरकारी योजनाओं के बजट के बराबर पहुंच जाती है। इसमें कोचिंग, हॉस्टल, रेंट, बुक, ट्रांसपोर्ट और दूसरे प्रिपरेशन एक्सपेंस शामिल बताए गए। इन आंकड़ों से हर व्यक्ति सहमत हो यह जरूरी नहीं। कई लोग इन नंबर्स को ज्यादा मानेंगे, कई लोग कम। लेकिन जिस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया गया उसमें डिस्कशन को सिर्फ भावनात्मक नहीं रखते हुए बल्कि उसे नंबर और फैक्ट की दिशा में ले जाने की कोशिश की गई। और शायद यही इस इवेंट की सबसे बड़ी उपाधि थी, क्योंकि पहली बार डिस्कशन सिर्फ इस बात पे नहीं था कि समस्या क्या है, बल्कि इस पर भी था कि समस्या कितनी बड़ी है और उसका असर लाखों छात्रों की जिंदगी पर किस स्तर तक पड़ रहा है। हाँ, एक चीज जरूर महसूस हुई कि इतना महंगा मंच था, इतना डाटा था, तो डिलीवरी को और पॉलिश किया जा सकता था, क्योंकि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हो तो उन्हें पेश करने का तरीका भी उतना मजबूत होना चाहिए। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो यह इवेंट यूथ फोकस्ड पब्लिक डिस्कशन जैसा दिखाई दिया। पूरे डिस्कशन के दौरान मुझे एक छोटी सी कमी जरूर महसूस हुई। इतना बड़ा इवेंट था, इतने डाटा थे, इतने स्टैटिक्स थे, तो कम से कम एक टेलीप्रॉम्प्टर या प्रॉपर नोट्स होना चाहिए था। भाई कहीं से पढ़ लेते, पेपर पढ़ लो, टैबलेट देख लो, टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ लो। खैर, टेलीप्रॉम्प्टर की बात निकली है तो अब थोड़ा सा G7 समिट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में उससे जुड़ी तस्वीरें, क्लिप्स काफी वायरल हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार G7 समिट में शामिल होने पहुंचे और इंडियन मीडिया में कई तस्वीरों को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया ने अपनी बात मजबूती से रखी और कहीं कहा जा रहा है कि वर्ल्ड लीडर्स के बीच भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। लेकिन हेडलाइंस से थोड़ा सा बाहर निकलकर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। सबसे पहले यह समझिए कि G7 समिट कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं होती। यह दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच होने वाली हाई लेवल डिस्कशन होती है। और इस बार एक मुद्दा ऐसा भी था जिस पर भारत के अंदर काफी चर्चा चल रही थी। कुछ समय पहले मैरीटाइम इंसिडेंट में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई, जिसके बाद देश में कई लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूती से उठाया जाए। कई लोग चाहते थे कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया जाए। लेकिन G7 समिट के दौरान समुद्री सुरक्षा यानी मरीन टाइम सिक्योरिटी का मुद्दा जरूर उठा और यह कहा भी गया कि दुनिया भर में काम कर रहे सीफेयरर्स वैश्विक व्यापार और इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि भारत को इस मुद्दे पर ज्यादा डायरेक्ट पोजीशन लेनी चाहिए थी और यही वजह है कि समिट के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। के दौरान एक और इंडियन जर्नलिस्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा और उसके बाद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का वही फैमिलियर सीन देखने को मिला। लीडर्स ने एक दूसरे की तारीफ की, पार्टनरशिप पर बात हुई और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जवाब दिए गए। अब यहाँ डिबेट इस बात पर नहीं है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पर्याप्त थी या फिर ज्यादा डायरेक्ट रिस्पांस की जरूरत थी।
इस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि जनता का एक वर्ग चाहता था कि इस मुद्दे पर स्पष्ट बातचीत देखने को मिले। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नई कंट्रोवर्सी की, जिसने पिछले कुछ दिनों में अयोध्या और राम मंदिर को लेकर काफी चर्चा पैदा कर दी है। मामला डोनेशन स्कैम का है। इससे पहले कोई कमेंट सेक्शन में आकर धर्म खतरे में है वाली स्पीच शुरू कर दे, मैं एक बात और साफ कर दूं कि मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा। अगर सवाल उठ रहे हैं तो उन लोगों पर जिनके ऊपर ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी थी। अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो वह भी कहानी सामने आनी चाहिए। पूरी कहानी शुरू होती है कि कुछ रिपोर्ट्स और एलिगेशंस हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की लाइफस्टाइल अचानक बदलती हुई दिखाई दे रही है। फिर इस मुद्दे ने ज्यादा अटेंशन तब खींची जब राजनीतिक स्तर पर भी इस पर सवाल उठने लगे, और सबसे ज्यादा चर्चा फॉर्मल अकाउंटिंग ऑफिसर के आरोपों को लेकर हुई, जिनका कहना था कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कई सालों से चल रही हैं। जब उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज की जानकारी संबंधित लोगों तक पहुंचाई तो कार्रवाई गड़बड़ी पर नहीं बल्कि शिकायत करने वाले व्यक्ति पर हुई। अब इन आरोपों की सच्चाई क्या है यह इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि जिस जगह पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है वहाँ ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन भी उतनी बड़ी होती है। अब डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस को समझना जरूरी है। आमतौर पर डोनेशन बॉक्स से निकाली गई राशि मल्टीपल लेवल की मॉनिटरिंग के तहत काउंट की जाती है। काउंटिंग स्टाफ होते हैं, ट्रस्टेटिव होते हैं, बैंक ऑफिसर्स होते हैं, और पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड रखा जाता है। यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए गड़बड़ी करना आसान ना हो। लेकिन एलिगेशंस यह कह रहे हैं कि सिस्टम होने के बावजूद कुछ लोगों की एसेट्स और लाइफस्टाइल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन लोगों की इनकम लिमिटेड थी उनके पास अब प्रॉपर्टीज, बिजनेस, होटल और दूसरे एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यह लीगल इनकम है, बिजनेस ग्रोथ है, या किसी और वजह से आया, यह जांच एजेंसियों को तय करना है। तो आज की सबसे बड़ी टेकअवे यही है कि बात चाहे नीट की हो, चाहे स्टूडेंट्स के फ्यूचर की हो, चाहे G7 समिट की हो, या फिर राम मंदिर डोनेशन कंट्रोवर्सी की, हर जगह एक चीज कॉमन है, वो है अकाउंटेबिलिटी। किसी भी डेमोक्रेसी में सवाल पूछना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब सवाल पूछना बंद हो जाए। आज अगर एग्जाम सिस्टम में दिक्कत है तो सवाल पूछो। अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट से डिसएग्रीमेंट है तो सवाल पूछो। अगर करोड़ों का डोनेशन का मामला है तो भी सवाल पूछो। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई बेगुनाह निकलता है तो उसे भी स्वीकार करो, क्योंकि हमारा काम किसी के लिए चेयर लीडर बनना नहीं है, ना सरकार के लिए ना अपोजिशन के लिए। हमारा काम सिर्फ फैक्ट देखना है और अपने कॉमन सेंस को जिंदा रखना है। बाकी आप पूरे इस मामले को कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली बड़ी खबर और अगले बड़े एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, और सबसे